हेलो दोस्तों, आइए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 5 शॉक जॉक, चैप्टर 6 एस्केप फ्रॉम कॉम्टास। ये तीनों एपिसोड्स क्रिसमस पर रिलीज हुई क्योंकि नेटफ्लिक्स को लगता है कि क्रिसमस की खुशी फैलाने का बेहतरीन तरीका ये है कि सबको चीख चीख कर भागने का कहा जाए। तो आइए इन 3 एपिसोड्स का ब्रेक डाउन करते हैं जो सीरीज फाइनल से पहले आखिरी बैच है जो अगले हफ्ते न्यू ईयर्स पर आएगा, ताकि आपके बाकी तमाम सवालात का जवाब दिया जाए कि ये सब खत्म कैसे होगा। चैप्टर 5 शॉक जॉक से शुरू करते हैं। हम एपिसोड 4 के खत्म होने के चंद सेकंड बाद खुलते हैं, जहां जॉयस और माइक को पता चलता है कि विल एक सॉर्सरर है जिसकी अंदरूनी ताकतें हैं मैक्स जी की लड़ाई के बाद। लेकिन ये भी पता चलता है कि उन्होंने हार मान ली और वेक्ना ने तमाम 12 बच्चों को हासिल कर लिया। वो बच्चे कॉम्जोर्ट्स में जागते हैं जहां हेनरी क्रियल उन्हें अपना वर्जन बताता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कि एक तारीख बुराई हॉकिंस में फैल रही है, जैसे अ रिंकल इन टाइम में वो सयाह चीज। लेकिन अपने सफर में मैंने एक और दुनिया दरियाफ्त की, एक दुनिया जमीन से बहुत दूर। ये दुनिया हमारी जैसी है, सिर्फ अच्छी, राक्षसों और तारीकी से आजाद। ये रोशनी है। हम इन ताकतों को जगा सकते हैं, अपनी तवानाई को चैनल कर सकते हैं और इस नई दुनिया को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और जैसे ही रोशनी तारीकी तक पहुंचेगी, रोशनी तारीकी को निकाल देगी। आपके प्यारे बच जाएंगे और आप हीरो बनेंगे। होली और डेरेक इसे नहीं मान रहे और वो मैक्स के साथ मिलकर हेनरी को मशगूल रखते हैं, जबकि मैक्स और होली यादों के जहनी मंजर में से निकलने का रास्ता तलाश करती हैं। हमें पता चलता है कि हेनरी होली को काफी अरसे से स्टॉक कर रहा था, इससे पहले कि वो जानती भी थी। बारिश में बाहर खड़ा रहता जबकि वो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स देख रही थी। अपसाइड डाउन में की ओले के साथ भाग चुकी है। की बताती है कि डॉक्टर की ने उसे शिकागो में पाया, उसके साथ मौजूद दोस्त को मार डाला और फिर उसे अपसाइड डाउन में इस बेस में रखा जहां खून के नमूने लिए जाते रहे। खून जो स्ट्रेंजर थिंग्स प्ले ने बताया कि हेनरी क्रियल पेटेंट 1 से आया था और की का खून हामिला औरतों में डालकर वो अमल दोबारा शुरू किया जो 11 को बनाता था और मजीद नंबर्स बनाने के लिए। लेकिन जब ये 3 चर्च के करीब दीवार के पास पहुंचते हैं जो 4 जिनसे वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ द लैब में है, जहां डस्टिन थ्योरी बनाता है जैसे रिटर्न ऑफ द जेडाई के सेकंड डेथ स्टार की शील्ड जेनरेटर। इस लैब में कोई शील्ड जेनरेटर है जो दीवार को पावर दे रहा है शायद, और अगर वो उसे बंद कर दे तो शायद होली तक पहुंच सके। डस्टिन और स्टीवन डस्टिन के एडी को आइडियलाइज करने पर लड़ते और झगड़ते हैं, लेकिन वाकई डस्टिन सिर्फ एक और मेंटोर नहीं खोना चाहता, जबकि नैन्सी और जॉनथन अपने मसाइल हल करने ऊपर जाते हैं। इस दौरान सरफेस ग्रुप जॉयस का प्लान इस्तेमाल करता है विल को हाइव माइंड के जरिए वेक्ना से जोड़कर वेक्ना को मारने के लिए। एक प्लान जो लूकस तजवीज करता है कि वो स्क्वॉक्स रेडियो टावर की वोल्टेज इस्तेमाल करके एक मुर्दा डेमोगॉगन को दोबारा जिंदा करने के लिए, ताकि विल हाइव माइंड में टैप कर सके। तो जब हेनरी डेरिक की फैमिली को धमकी देता है और उसकी बहन टीना को बिच कहता है, अब वो होली और मैक्स के पास पहुंचता है और हमला करता है। लेकिन विल वेक्ना के जहन और जिस्म में घुस जाता है, उसकी टांग तोड़ देता है, लड़कियों को भागने देता है। लेकिन वेक्ना दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है और विल बेहोश हो जाता है। उसका जहन वेक्ना लाइब्रेरी में अपसाइड डाउन में वापस ले जाता है। जॉनथन और नैन्सी लैब की ऊपरी सतहों को पिघली हुई पाते हैं, जिसमें फौजी लाशें दोबारा ठोस हुई गू में फंसी हुई। छत पर कोई एनर्जी स्फीयर अनोमली है। डस्टिन उन्हें वार्निंग देने की कोशिश करता है कि उसकी थ्योरी गलत थी, लेकिन नैन्सी नहीं सुनती और स्फीयर पर गोली चला देती है। चैप्टर 6 एस्केप फ्रॉम कॉम्जोर्ट्स। स्फीयर एक्टिवेट होता है और फट जाता है, शॉक वेव्स भेजता है जो दीवार से टकराती हैं। डस्टिन डॉक्टर ब्रेनर की रिसर्च से बताता है कि स्फीयर एक्सोटिक मैटर है और अपसाइड डाउन अलग डायमेंशन नहीं बल्कि एक सिलेंड्रिकल वर्म होल है जो उनकी दुनिया को जोड़ता है। ये एक ब्रिज है एक और दुनिया की तरफ, जो डस्टिन बाद में एबिस कहेगा, जिसे हम पहले डायमेंशन एक्स कहते थे। इस दीवार के पीछे जहां स्टीवन की BMW खींची गई और हॉपर 11 और काइली तकरीबन खींचे गए, वो सिर्फ नथिंगनेस का वॉइड है। नैन्सी और जॉनथन एक कमरे में फंस जाते हैं जो इस अजीब माए से भर रहा है और यकीन करते हैं कि जल्द मर जाएंगे। अपने ऑकवर्ड सच्चाइयों का एतराफ करते हैं जो जॉनथन के नैन्सी को अनप्रपोज करने पर खत्म होता है। उसकी एंगेजमेंट रिंग गिरती है और जाहिर करती है कि माए
ठोस हो गया है। हॉली और मैक्स का हेनरी पीछा करता है, जो मैक्स को बताता है कि गारों से गुजरकर एक और रास्ता होगा, और लड़कियां माइंडस्केप में भटकती हैं जब तक हॉली को पता चलता है कि कैप्टन मिडनाइट टेलीस्कोप ब्लेंड्स कवर खुद एक एम शक्ल का क्लू है, जो गार के मुंह के खुलने के साथ बिल्कुल अलाइन होता है, एक एग्जैक्ट जगह पर जो नीचे टनल की तरफ जाता है जहां हेनरी का ट्रॉमेटिक मेमोरी हुआ था। डॉक्टर ब्रेनर के नेवाडा प्रोजेक्ट से भागा हुआ जासूस, जिसका मैंने प्ले के ब्रेकडाउन में जिक्र किया, वो नौजवान हेनरी को मिला। उसने हेनरी को हाथ पर गोली मारी और हेनरी ने उस जासूस के सर को पत्थर से कुचल डाला और वो ब्रीफकेस खोला जहां लगता है कुछ माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स बाहर निकले, और शायद यही हेनरी को एबिस में 12 घंटों के लिए ले गया। इस दौरान एरिका और मरी मिस्टर क्लार्क को रिक्रूट करते हैं एक ट्रांसमीटर बनाने के लिए, डस्टिन को लोकेट करने के लिए। हॉपर, 11 और काइली अपसाइड डाउन से भागते हैं और सरफेस ग्रुप से दोबारा मिलते हैं। 11 अब विल को लोकेट करती है और पता चलता है वेकना ने विल को जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया, हकीकी दुनिया में मैक्स को ढूंढने के लिए। विल की मैक्स को हॉस्पिटल में मिलने की याद इस्तेमाल करके और डेमो डॉग्स मैक्स के पीछे भेजे। 11 विल को आजाद करने के लिए एक डेप्रिवेशन टैंक में जाती है और लूकस और रॉबिन अस्पताल की तरफ भागते हैं और विकी से मिलते हैं, जो इस पागलपन की वजाहत करने की कोशिश कर रही है। डेमो डॉग्स हमला करते हैं। कैरन वेलर इंटरकॉम से सुनकर जो हो रहा है, कुछ प्रेशराइज्ड टैंक्स लॉन्ड्री मशीनों में फेंक देती है बच्चों को बचाने के लिए। हाँ, ये काफी गूफी है, और हे, टेड वेलर का कोई निशान नहीं। मैक्स और हॉली एक केविन से गुजरती हैं वेकना की रेड जोन तक पहुंचने के लिए, जिसे हम रेड जोन कहेंगे, जहां मैक्स हॉली को हार्ट टू हार्ट देने के लिए बहुत देर तक स्टॉल करती है। मैक्स केट बुश म्यूजिक को फॉलो करके बाहर निकलती है, जबकि हॉली अपनी हॉली द हीरोइक फिगरीन पर सोचती है और अपना एग्जिट खोलती है। चैप्टर 7 द ब्रिज। मैक्स जागती है और दूसरों से जज्बाती तौर पर दोबारा मिलती है, लेकिन हॉली वेकना की फ्लैशी हाइव में जागती है। वो आजाद होती है, एबिस में भागती है, एक पत्थर उठाती है, रिफ्ट ढूंढती है और नीचे अपसाइड डाउन में गिरती है, और एक सेकंड के लिए नैन्सी को देखती है, लेकिन फिर वेकना टेलीकिनेटिकली वापस ऊपर खींच लेता है। मिस्टर क्लार्क के बलून एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत वो डस्टिन के ग्रुप को अपसाइड डाउन में हॉकिंस लैब के नीचे लोकेट करते हैं, और माइक पहली बार अपसाइड डाउन में जाता है, और श्योर व्हाई नॉट, मिस्टर क्लार्क और विकी भी, और फिर लगभग सब राइट साइड अप। डस्टिन बताता है कि अपसाइड डाउन खुद एक वर्म होल है, एबिस क्या है, और मैक्स रिले करती है जो हॉली ने हेनरी क्रेल के मिशन के बारे में कहा कि 2 दुनिया को करीब आने दे, ताकि 11 और काइली स्काउट रेडियो टावर को अपसाइड डाउन में एबिस में टॉकअप कर सकें, जैसे स्टीवन और जोनाथन सीजन 5 एपिसोड 1 में इस टावर पर रेस करते थे, ताकि 11 और काइली एबिस में वेकना को मार सके, जबकि बाकी बम सेट ऑफ करें उस स्फीयर के पास, ताकि उम्मीद है अपसाइड डाउन और एबिस को वाइप आउट कर दे। अब चूंकि हॉली दोबारा पकड़ी गई है, हेनरी बाकी बच्चों को बताता है, जो मुकम्मल तौर पर वीनो ली पी रही हैं, कि मैक्स एक मॉन्स्टर है और हॉली ब्रेन वॉश्ड है। तो ये बच्चे एक दूसरे को खूब मारते हैं, और इनमें से एक लड़का हॉली को सीधा बिच कहता है। इस वॉल्यूम में बहुत सारी बिच। K11 को बताती है कि डॉक्टर के साइकिल को रोकने और वाकई हेनरी क्रील ब्लड लाइन को काटने का सिर्फ एक तरीका है कि वो दोनों कोलैप्सिंग एब्स डायमेंशन में रहें और मर जाएं। अपने दोस्तों और फैमिली को टीयरफुली गे होने का आउट करता है, बताता है कि वेकना ने उसे अपने सीक्रेट से डराने की कोशिश की, और ये कि ये उसके प्यारों को दूर कर देगा, लेकिन अब वो लड़ना चाहता है, दिखाने के लिए कि वो अब डरता नहीं, और सब वेल को एक्सेप्ट करते हैं। मिस्टर क्लार्क को गैंडाल्फ के अल्फाज कोट करके डोरान के दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल करके गेट को बैगजी खोलने के लिए मरी गाड़ी चलाकर गुजरता है। नैन्सी सप्रेसिव फायर देती है और ग्रुप अपसाइड डाउन में ड्राइव करता है, जैसे डॉक्टर के लेफ्टिनेंट एंकर्स को उनके पीछे भेजती है। तो वॉल्यूम इस पर खत्म होता है, हेनरी 12 बच्चों के साथ टेबल पर सेरेमोनियल कैंडल्स जलाता हुआ। ये वक्त है, और इस क्लिप में मुझे यकीन है आपने क्रील हाउस ग्रैंडफादर क्लॉक की टिकिंग आवाज और ये कि वो कहता है इट्स टाइम नोटिस की होगी। तो वॉल्यूम 2 एपिसोड ज्यादातर अपसाइड डाउन क्या है और वेल दूसरों को कैसे आउट करेगा कि लॉन्ग बर्निंग सवालात रिजॉल्व करने से कंसर्न थे। लेकिन आप जानते हैं ये एक 2 घंटे की मूवी होगी। एक मुकम्मल मूवी में बहुत सारी लॉर फिट की जा सकती है। अभी के लिए यहाँ कुछ लिंगरिंग सवालात हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि हम जवाब देना शुरू कर सकते हैं। 1. वेकना का एक्चुअल प्लान क्या है? एब्स डायमेंशन को हकीकी दुनिया से मर्ज करना, जैसे इसका क्या मतलब है? क्या वो बस एक डिस्क को दूसरे में सिंक करके अपसाइड डाउन की ओवरऑल ट्यूब को फ्लैटन कर देगा और जमीन की आर्किटेक्चर और टेरेन को एब्स जैसा बना देगा और उसमें मौजूद तमाम लाइफ को मार देगा?
मीन ये एक खूबसूरत कूल विजुअल होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वेक्ना को इससे क्या मिलेगा। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि हमें इस सवाल को दोबारा विजिट करने की जरूरत है। 2. इस सीरीज का बिग बैड कौन है, वेक्ना/हेनरी या माइंड फ्लेयर? वॉल्यूम 2 एपिसोड्स माइंड फ्लेयर पर बहुत लाइट थे। प्ले हार्ड आर्ग्यूमेंट करता है कि माइंड फ्लेयर हेनरी क्रियल को वेसल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वेक्ना उसकी मैनिफेस्टेशन है। वॉल्यूम 2 एपिसोड्स नौजवान हेनरी को एक बंदे का सर पत्थर से कुचलता दिखाते हैं माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स उसमें दाखिल होने से पहले। तो यहाँ मेरी एक्सप्लेनेशन है, मुझे लगता है ये सब एक माइंड फ्लेयर से शुरू हुआ जो लाइफ, हमारी डायमेंशन को अबॉमिनेशन समझता है। उसने हेनरी क्रील को बिल्कुल सही वक्त पर पाया, जैसे ही ये बच्चा एक इंसान के साथ वही कर रहा था जो माइंड फ्लेयर तमाम लाइफ के साथ करना चाहता था, और माइंड फ्लेयर ने सोचा, नाइस, मुझे मेरा वेसल मिल गया। अब स्ट्रेंजर थिंग्स प्ले ने हमें दिखाया कि हेनरी क्रील बेसिकली एक विक्टिम था जो प्ले के आखिर तक फुल ईविल माइंड फ्लेयर कंट्रोल में दे दिया गया। तो अब हेनरी/वेक्ना वो माइंड फ्लेयर एंटी लाइफ एजेंडा कर रहा है, लेकिन ये हकीकत कि अब भी एक स्वीट विक्टिमाइज्ड हेनरी कहीं गहराई में है, ये शायद वही है जिससे हीरोज ये सब रोक देंगे। शायद ये टाइम ट्रैवल होगा वर्म होल्स इस्तेमाल करके, या स्पेस टाइम पैराडॉक्सेस से फिजिकली 1959 वापस जाना। शायद ये सिर्फ मेमोरी सर्चिंग होगा वेल और 11 और मैक्स और के को इस्तेमाल करके। के शायद पेटी न्यूबी का इल्यूजन प्रोजेक्ट करके हेनरी में गुडनेस वापस लाकर माइंड फ्लेयर को एक्सपेल करना। लेकिन डफर्स ने काफी अरसे पहले कहा था कि फाइनल एपिसोड प्ले से आगे टाइमलाइन में वापस जाएगा जो 1943 से पहले होगा। तो इस हिस्ट्री के बारे में मजीद सीखेंगे। और डफर्स ने कल वेरिटी को बताया कि फाइनल एपिसोड हेनरी क्रियल का माइंड फ्लेयर से एक्चुअल कनेक्शन कंफर्म करेगा। सवाल 3, डॉक्टर के वाकई क्या प्लान कर रही हैं? पहले लगता था कि डॉक्टर के 11 को सिर्फ अननेचुरल फ्रीक समझती है जिसने सब बुरा सबब बनाया, लेकिन अब तमाम हामिला औरतें काली का खून इन्फ्यूज हो रहा है। मुझे लगता है यूएस मिलिट्री सिर्फ सुपर असैसिन्स की जनरेशन ब्रीड कर रही है कोल्ड वॉर में लड़ने के लिए। मीन डॉक्टर के ने एकर्स को कमेंट किया कि रूसी मुल्की मरने चाहिए, न कि अमेरिकी। तो मुझे लगता है यही उसका एजेंडा है। 4, क्या 11 मर जाएगी? वेरिटी से बात करते हुए डफर्स ने कहा कि 11 का हेनरी थ्रील का खून होना अनचेंजेबल है, लेकिन उन्होंने वेरिटी को ये भी बताया कि हीरोज के लिए विक्टोरियस होने का तरीका है सबके आखिर में, और 11 इन इवेंट से सर्वाइव करे। 5, इस ब्रीफ केस में क्या था? मुझे यकीन है इसमें चोरीशुदा माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स थे और ये प्ले में हेनरी के साथ जो होता है उसका हिस्सा है। लेकिन वेरिटी से बात करते हुए डफर्स ने कहा, या हम ब्रीफ केस को दोबारा देखेंगे। आपको इन सवालों के जवाब फाइनल एपिसोड में मिलेंगे। आपने इस कोर मेमोरी का सिर्फ आधा हिस्सा देखा है। सवाल 6, वो अजीब गू क्या था? मुझे कहना होगा विस्कस व्हाइट गू जोनाथन और नैन्सी पर टपक रहा था। बेहतरीन लुक नहीं। मैं सोचता था ये मोल्टन हॉट या करोसिव होगी किसी तरह, लेकिन नोप, टॉक्सिक नहीं। यहाँ डफर्स ने वेरिटी को बताया। बैक स्टोरी ये है कि जब एक्सोटिक मैटर या डार्क मैटर डिस्टर्ब होता है, ये आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। इस केस में लैब को मेल्ट होने का सबब बनता है। आप इसे सन जैसा सोच सकते हैं। एक्सोटिक मैटर सर्कुलर है और फिर जैसे ये वक्त के साथ डाई डाउन होता है, मेल्टिंग स्लो और रुक जाती है। ठीक है, और हमारा फाइनल सवाल, ये सीरीज खत्म होने के बाद क्या होगा? डफर ब्रदर्स ने इन ट्रेड्स को खबर तोड़ी कि एनिमेटेड स्पिन ऑफ टेलीज फ्रॉम 85 के अलावा लाइव एक्शन स्पिन ऑफ भी जल्द अनाउंस होगा नेटफ्लिक्स से, और वो क्रिएटिवली इन्वॉल्व होंगे, लेकिन शो रनर्स नहीं होंगे। उन्होंने कहा ये डिफरेंट डेकेड में डिफरेंट कैरेक्टर्स है, लेकिन अलबत्ता अब भी स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ये एक आइडिया है जो हमारे पास ईयर्स से है, और कुछ जिस पर हम वाकई एक्साइटेड और पैशनेट हैं। डिफरेंट डेकेड, शायद 1960s प्ले के इवेंट्स फॉलो करते हुए, और हम देख सकते हैं दूसरी चीजें जो डॉक्टर ब्रेनर और हेनरी क्रील रेनबो रूम में बिजी कर रहे थे। या हम और पीछे वापस जाते हैं, जैसे यही वजह है कि वो टाइमलाइन में 1943 से पहले वापस जाएंगे, या शायद हम प्रेजेंट डे में जंप अहेड करते हैं। नीचे कमेंट करें अपने थॉट्स से, और एक स्पेशल थैंक्स हमारे यूट्यूब मेंबर्स में से एक ब्रो को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेवल पर सपोर्ट करने के लिए। स्टूडियो टेक ब्रायन किम, न्यू रॉकस्टार्स एडिटर्स जोशुआ स्टीवन हर्ड और एबी फेल, और तमाम सपोर्टिंग एडिटर्स को इस वीडियो पर काम के लिए बिग थैंक्स। मुझे ईए बास पर फॉलो करें। डिव्यूजर्स नेटवर्क के तमाम चैनल्स को सब्सक्राइब करें ब्रेकडाउन्स और न्यूज कवरेज के लिए हर उस चीज की जो आप पसंद करते हैं। देखने का शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं। बाय।